हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों लेके आए हैं नागरिक शास्त्र। जी हां, आज हम लोग नागरिक शास्त्र शुरू करने वाले हैं। हम लोग इतिहास पूरा पढ़ा दिए हैं आप लोग को, भूगोल भी पूरा कवर कर दिए हैं, लगभग समाप्त हो गया है। मतलब एग्जाम में जो 30% काटा है मैंने उसको नहीं पढ़ाया है, बल्कि एग्जाम वाले जितने भी थे आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया है। और अब आपका चलने वाला है वो चलेगा नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र और नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय है। और पहला अध्याय क्या है? वो है सत्ता की साझेदारी। पहला अध्याय क्या है? सत्ता की साझेदारी। ठीक है ना? बोले तो ये लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड में आता है आपका नागरिक शास्त्र का, सत्ता की साझेदारी। तो आज हम इसको अच्छे से पूरा एक ही वीडियो में के लिए कवर करने वाले हैं। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि जितने भी वीडियो हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपना प्यारा सा नोट्स कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है? तो अगर लोकतंत्र बात करें तो लोकतंत्र का मूल मंत्र सत्ता की साझेदारी होता है। जो लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या होता है? सत्ता की साझेदारी है या होता है। लोकतांत्रिक सरकार में समस्त ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य विकेंद्रित होती है। तो जो लोकतांत्रिक सरकार में देखें, जो समस्त ताकत होती है वो किसी एक पर निर्भर या फिर किसी एक तक सीमित नहीं होती। अब किसी एक तक या विधायिका या कार्यपालिका या न्यायपालिका, बल्कि वह सभी पर निर्भर होती है या सीमित होती है। यह आवश्यक है, नहीं तो शासक के निरंकुश होने का खतरा बना रहता है। इसीलिए लोकतंत्र में सत्ते के बंटवारा या यूं कहें साझेदारी की बहुत ज़रूरत महसूस होती है। अब आपका आता है बेल्जियम और श्रीलंका। तो बेल्जियम यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है। जो बेल्जियम है यह कहाँ स्थित है? तो यह यूरोप में स्थित है और यूरोप का यह बहुत ही छोटा सा देश है, जिसका क्षेत्रफल भारत के हरियाणा राज्य से भी कम है। इसकी जो सीमाएं हैं वह फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से सटी है। इसकी आबादी 1 करोड़ से कुछ ही अधिक है। लगभग 1 करोड़ से कुछ अधिक, मतलब 1.25 करोड़ ले सकते हैं। कुछ आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश में रहता है और उसकी भाषा डच है। बाकी 40% लोग वेलोनिया में रहते हैं और वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। तो याद रखना, अगर हम बात करेंगे बेल्जियम की, तो बेल्जियम यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है, जिसका क्षेत्रफल बात करें तो लगभग भारत के हरियाणा राज्य के बराबर है। और इसकी सीमाएं 4 देशों से लगती है। कौन कौन से? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। इसकी आबादी लगभग देखें तो 1 करोड़ से थोड़ा सा अधिक है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, 1000 लाख तक। कुछ आबादी का 59% जो हिस्सा है वो फ्लेमिश में रहता है और यहाँ की भाषा क्या? डच है। और बाकी जो 40% है वो कहाँ पे? वेलोनिया में रहते हैं और वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। बचे हुए 1% लोगों की भाषा जर्मनी है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 20% लोग डच भाषी हैं और 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम के अंदर फ्रेंच भाषी लोग डच भाषी से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। और वर्ष 1950 और 60 के दशक में इन राज्य या इन दोनों समूहों में काफ़ी तनाव पैदा हो गया और इसका सबसे ज़्यादा असर ब्रुसेल्स में देखने को मिला। यानी कि दोनों में क्या हो गई? विवाद खड़ा हो गई, क्योंकि वो अलग थे और वो अलग थे। क्योंकि उस देश में 2 लोग थे, लेकिन कुछ डच भाषा बोलते थे और कुछ फ्रेंच भाषा बोलते थे, और दोनों में क्या हो गया? विवाद हो गया। अगला आता है श्रीलंका। तो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्रीलंका का एक द्वीपीय देश है। इसकी जनसंख्या लगभग
2 करोड़ के बराबर है। श्रीलंका के अंदर भी कई जातीय समूह के लोग बसे हुए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख सिंघल समूह हैं, जिनकी आबादी 74% की थी। सिंघल लोगों का धर्म बौद्ध धर्म है और तमिलों में कुछ हिंदू हैं तो कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका में 7% हिस्सा ईसाइयों का भी है, जो तमिल और सिंघली दोनों भाषाई बोलते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, यानी जो श्रीलंका में देखें तो बहुसंख्यकवाद मतलब जो बहुत संख्या में लोग हैं वो क्या करते हैं, दूसरे जाति को बहुत ही हानि पहुंचाते हैं। तो वर्ष 1948 में श्रीलंका को औपनिवेशिक शासन से आज़ादी प्राप्त हुई। श्रीलंका में सिंहलियों की संख्या बहुत अधिक थी, इसीलिए उन्होंने बहुसंख्या के दम पर श्रीलंका में अपना शासन स्थापित करने की कोशिश की। तो जो सिंघली थी, सिंघली की बात करें तो उनकी जो जनसंख्या है श्रीलंका में बहुत ही ज़्यादा है। तो ये सोचिए कि श्रीलंका में हम लोग अपना शासन स्थापित कर दें, क्योंकि सिंघली वाले ज़्यादा थे, जो ज़्यादा होता है वो ज़्यादा वहाँ पे अपना साम्राज्य लागू करने का या फिर बिछाने का या बढ़ाने का कोशिश करता है। तो वर्ष 1956 के कानून के द्वारा सिंघली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया और इन्हें प्राथमिकता दी गई। सिंघलियों का धर्म बौद्ध धर्म था। सरकार ने बौद्ध धर्म को बढ़ाने और संरक्षण देने के लिए कई कदम उठाए। इन कानूनों और फैसलों ने तमिलों में काफ़ी नाराज़गी पैदा कर दी और उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होती है सरकार उसी की सुनती है, क्योंकि नहीं तो उसकी सरकार गिर जाएगी। उसके बाद श्रीलंका के तमिलों ने अपने अधिकारों की लड़ाई शुरू की। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का भी गठन किया। श्रीलंका में तमिलों के अधिकारों की मांग को हमेशा नकारा गया, जिसके परिणाम स्वरूप इन दोनों समुदायों के बीच के युद्ध ने घमासान गृह युद्ध का रूप ले लिया। युद्ध में हजारों लोग मारे गए और लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई और कुछ लोगों ने अन्य देशों में जाकर शरण ले लिया था या ले ली थी। ठीक है, तो जब जहाँ पर बहुसंख्यक विवाद हो जाता है, अगर वहाँ पे हिंदू मुस्लिम विवाद देखते हैं, बहुत जगह मुस्लिम ईसाई विवाद हो जाता है, क्योंकि ये सब राजनीतिक पार्टियां ही करती हैं। लोकतंत्र को अपने बचाने के बजाय वो क्या करती हैं, झोंक देती हैं आग में, ले जाओ, और उसमें राजनीतिक पार्टियां केवल उन्हीं का ही सपोर्ट करती हैं जिनसे उनका वोट बैलेंस बना रहे। और यही हुआ था श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका में कुछ तमिल थे जो कि बहुत ही कम थे और वहाँ पे सिंघली ज़्यादा थे जो कि बौद्ध धर्म वाले थे, और तमिलों में देखें तो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। अब इनको क्या किया जाने लगा, प्रताड़ित किया जाने लगा। किसके द्वारा? सिंघलियों के द्वारा, कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। और उनकी मांग, तमिलों की मांग भी सरकार ने नहीं सुनी, और बल्कि सिंघलियों की मांग पूरा करती थी सरकार। और यही हुआ था कि वहाँ पे गृह युद्ध का रूप ले लिया था। और इसी युद्ध हुआ, मतलब एक दूसरे से मारपीट करने लगे, एक जाति दूसरे जाति, एक धर्म दूसरे धर्म पर टूटने लगे मारपीट करने के लिए। और इसमें जब हजारों लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग तो भूख से भी मरने लगे थे क्योंकि उन्हें कोई रोजगार नहीं देता था, और कुछ लोग उस देश को, श्रीलंका को छोड़कर भी अन्य देश में चले गए थे। अब ये बहुसंख्यकवाद है क्या? एक्चुअली में ये जो बहुसंख्यकवाद क्या होता है, तो यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। बहुसंख्यकवाद का मतलब ये है कि जिस देश में किसी जाति या किसी समुदाय की ज़्यादा जनसंख्या हो और अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, देश प्रशासन कर सकता है, जिसको चाहे उसको वोट दे, जिसको चाहे उसको हरा दे, और जो अल्पसंख्यक मतलब छोटी संख्या में समुदाय है उनको प्रताड़ित कर सकता है। इसी का मतलब होता है बहुसंख्यक। अगला है बेल्जियम की साझेदारी या बेल्जियम की समझदारी, साझेदारी नहीं है, समझदारी।
तो बेल्जियम में भी अलग अलग समूहों में टकराव था, परंतु बेल्जियम के नेताओं ने समझदारी से श्रीलंका से हटकर अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। वर्ष 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। इन संविधानों का मकसद यह था कि यह है यहाँ पे यह या नहीं यह था कि देश के अंदर रहने वाले निवासियों को इस बात का एहसास ना हो कि उनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, सबको बराबर सम्मान और अधिकार मिले। उनके संविधान संशोधन व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, और क्या क्या थी? पहला ये थी कि संविधान में इस बात का ध्यान रखा गया कि केंद्रीय सरकार ने डचवासी और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान होगी, और विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों समूहों के सांसदों का बहुमत एक पक्ष में हो। दूसरा देखा जाए तो केंद्र सरकार की कई शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, और वह है समुदाय सरकार इत्यादि। यानी कि वहाँ कह सकते हैं कि वहाँ की जो समझदारी है वही उन्हों के मतलब उनके काम में आई, नहीं तो वहाँ पर भी गृह युद्ध जैसे हालात बन जाती और डचवासी फ्रेंच वासी दोनों में गुटों में लड़ाई हो जाती। अगला है आपका सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। यानी जो सत्ता की साझेदारी किया जाता है एक समुदाय से दूसरे समुदाय में, आखिरकार ऐसा क्या जरूरी आ गई। सत्ता के बंटवारे को लेकर कई तरह के सवाल हैं या विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, तो कुछ लोग इस बात के पक्षधर हैं कि सत्ता केंद्रीकृत होनी चाहिए। सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। जो सत्ता का बंटवारा होता है वो क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का या लोकतंत्र की आत्मा कही जाती है। बहुसंख्यकों की मनमानी अल्पसंख्यकों के लिए समस्या थी, और कभी कभी यह अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को ही खत्म कर देती थी। इसीलिए सत्ता में साझेदारी का होना अति आवश्यक है। अब है आपका सत्ता की साझेदारी के रूप, यानी सत्ता के साझेदारी के क्या क्या रूप हो सकते हैं। तो केंद्रीकृत शक्ति विचारधारा का मानना था कि अगर फैसले लेने की शक्तियाँ बट जाएगी तो तुरंत फैसला लेना और उसे लागू करना संभव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ इसका मतलब ये होता है जो केंद्रीकृत शक्तियाँ होती हैं, अगर जो केंद्रीकृत शक्तियाँ होती हैं उनकी ये विचारधारा थी कि अगर फैसले लेने के लिए शक्ति बांट दी जाए तो तुरंत फैसला लेना और उसे लागू करना संभव हो जाएगा, संभव नहीं होगा, यानी कि असंभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को स्थापित करने के लिए वहाँ पे पूर्ण बहुमत चाहिए, और जब अलग अलग लोग रहेंगे तो सबकी अलग अलग विचारधारा होती है, जिसके बाद हम किसी चीज़ को लागू नहीं कर सकते। लोकतंत्र में जनता शासन करती है, वह अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है और उसके माध्यम से शासन का संचालन होता है। अब है आपका लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के रूप, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के क्या क्या रूप हैं। तो लोकतांत्रिक देशों में देखें या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता के साझेदारी के बहुत सारे प्रमुख रूप हैं। जैसे अगर पहला पॉइंट में देखें तो पहला पॉइंट में क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत शासन के अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा रहता है। इसे सत्ता का क्षैतिज विवरण कहा जाता है और इसके विभिन्न संस्थाओं में संतुलन बना रहता है। दूसरा देखिए पॉइंट में, तो सरकार के स्तर पर भी सत्ता का बंटवारा होता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सरकार और अलग अलग प्रांतीय एवं क्षेत्रों के लिए प्रांतीय सरकार। जो सरकार पूरे देश के लिए होती है उसे केंद्र सरकार का दर्जा प्राप्त होता है, और प्रांतीय सरकारों को अलग अलग देशों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इन्हें राज्य सरकार कहा जाता है, और कई
देशों में राज्य सरकार नहीं होती। तीसरी होती है आपकी धार्मिक समूहों और भाषाई आधार पर भी सत्ता का बंटवारा हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और चौथा देखें तो सत्ता के बंटवारे का एक अन्य रूप है दबाव समूह और आंदोलन, और इसके द्वारा दबाव समूह बनाकर सरकार को प्रभावित और एवं नियंत्रण करने की कोशिश की जा सकती है। और मेरे प्यारे बच्चों, बस आप इतना ही पढ़ के चले जाइएगा सत्ता की साझेदारी का, और बाकी आपको कोई भी नागरिक शास्त्र से बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। इतना पढ़ लेंगे तो आपका पूरा पूरा मेरे प्यारे बच्चों आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, यानी पूरा कंप्लीट चैप्टर है केवल अकेले इस एक वीडियो में। और इतना ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इससे बाहर गारंटी लेता हूँ 100% की नहीं आएगा। चाहे तो आप पढ़िए और पढ़ के पिछले साल का जो पेपर है उसको सॉल्व कीजिए, देखिए कि इसमें आया है कि नहीं, और इतना ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो प्लीज़ आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरा देखिए और वॉच कीजिए और अच्छे से पढ़िए, और इतना आप नोट्स बना लेंगे तो इतना आपके लिए बहुत ही सफिशियंट है। और ये हमारा क्लास टेंथ मेरे प्यारे बच्चों सोशल साइंस नागरिक शास्त्र का चैप्टर 1 है, ठीक है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, यानी बोले तो सिविक्स का चैप्टर 1 है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।